आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र का मुख्य सार, एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कार्सिटी एंड चॉइस, दुर्लभता और चयन, ये हर अर्थव्यवस्था में होती है। हर देश, समाज, सबकी अर्थव्यवस्थाओं में ये दो चीजें तो जरूर होती हैं कि चयन और दुर्लभता। जैसा कि इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि दुर्लभता क्या है? रिसोर्सेज की कमी होना, संसाधनों की कमी होना, मतलब कि जितनी हमारी असीमित आवश्यकताएं हैं उन्हें हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि हम उन्हें पूरा कर सकें उनसे, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं दुर्लभता। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में ये बताया था क्योंकि हम रिसोर्सेज का, जो हमारे पास संसाधन है, उनका वैकल्पिक प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक से एक जगह नहीं, एक उनको हम कई तरह से यूज कर सकते हैं और इसलिए वैकल्पिक प्रयोग की वजह से हमारे सामने समस्या आती है चयन की। अब हर अर्थव्यवस्था, जो देश समाज के अनुसार अर्थव्यवस्था का पैटर्न चेंज होता रहता है, तो निश्चित है चयन की समस्या क्या होगी? सब देशों की अपनी अलग अलग होगी, हर समाज हर क्षेत्र की अलग अलग होगी। जैसे हम अपने ही देश की बात करें, अगर जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां पर चयन की समस्या कुछ और होगी, और जो हमारे देश के अंदर ही जो क्षेत्र विकसित हैं, डेवलप क्षेत्र हैं, वहां पर चयन की समस्या अलग होगी। तो इसलिए अमेरिका की बात करें, वहां चयन समस्या अलग होगी, भारत की बात करें अलग होगी, अफ्रीकन देशों की बात करें वहां की चयन समस्या अलग होगी। इसलिए अर्थव्यवस्था के देश और समाज के अनुसार अलग अलग रूप होते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन क्या होगी? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? व्हाट इज इकोनॉमी? तो इसमें क्या है? उत्पादन वितरण और खपत की सामाजिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। उत्पादन वितरण और खपत की सामाजिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। और ये मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई क्योंकि यह एक गतिज चित्र है। गतिज चित्र इसका मतलब देश, क्षेत्र और देश के अनुसार ये चेंज होता जाता है। कि जैसे क्या है, अमेरिकन जैसे देश में उत्पादन की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से क्या है? मशीनीकृत है, ठीक है। और वहीं आप ऐसे क्षेत्र में चले जाओ जहां ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा हैं, तो वहां पे मशीन पर डिपेंड ना होकर अधिकतर कैसे क्या काम करेगी वहां पे? जहां कुटीर उद्योग, हाँ, तो क्योंकि वहां पे हाथ से काम होता है, ठीक है। जहां जनसंख्या कम है वहां भी मशीनीकृत कार्य होगा, तो वहां की अर्थव्यवस्था एक अलग रूप ले लेगी। और जहां वो गरीब क्षेत्र हैं जिन पर पूंजी की कमी है, वहां वो अर्थव्यवस्था दूसरा रूप ले लेगी। अब इसी ही आधार पर अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से तीन रूप हैं। एक तो क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी। दूसरे रूप क्या है? समाजवाद अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और एक अर्थव्यवस्था क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था और सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था, मतलब कि समाजवाद की अर्थव्यवस्था। इन दोनों का एक सम्मिलित रूप है जिसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी। हम पहले चर्चा करते हैं, हम पहले डिस्कशन करेंगे मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था। देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं बाजार अर्थव्यवस्था की। एक तो सबसे बड़ी विशेषता यह है क्योंकि ये मांग और पूर्ति पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है, अर्थात डिमांड और सप्लाई। किस पर होती है बाजार अर्थव्यवस्था? तीन बताई अर्थव्यवस्था, तीन रूप हो गए। बाजार अर्थव्यवस्था, दूसरा क्या हो गया? समाजवादी अर्थव्यवस्था,
और एक हो गई मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब कि कुछ प्रॉपर्टी जिसकी, कुछ प्रॉपर्टी सी उसकी मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अब बाजार अर्थव्यवस्था में, बाजार अर्थव्यवस्था के जो मुख्य आवश्यक गुण हैं, एक तो पहला यही है कि इसके अंदर क्या होते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था में बहुत सारे तो बायर होते हैं और बहुत सारे तो खरीदार होते हैं और बहुत सारे क्या है, विक्रेता होते हैं। मतलब कि कुछ क्रिया करने वाले, खरीदने वाले और कुछ बेचने वाले, मतलब एक नहीं बहुत सारे होते हैं। अर्थात उनमें आपस में सब में क्या है, कंपटीशन होता है। विक्रेताओं के बीच एक प्रतियोगिता होती है, या उत्पादनकर्ता, एक ही वस्तु के बहुत सारे उत्पादनकर्ता, उनके बीच क्या है, प्रतियोगिता होती है। ठीक है। और इसमें बाजार अर्थव्यवस्था में एक क्या है, बहुत सारे परचेजर होंगे इसके अंदर जो है, तो उनमें खरीदार भी बहुत सारे होंगे। तो ये होता है कि, परंतु इसमें एक समस्या आ भी जाती है। कभी कभी क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक ही उद्योग जो पावरफुल होता है, जिसकी पूंजी क्षमता बहुत ज्यादा होती है, वो मोनोपोली भी कर लेता है। ये इसका दोष है, ये आगे हम चर्चा करेंगे। पहले क्या हुआ कि बहुत सारे खरीदार और बहुत सारे विक्रेता, अर्थात बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता। दूसरा क्या होगा, बाजार अर्थव्यवस्था में आपस में कंपटीशन की भावना होती है, प्रतियोगिता होती है। कंपटीशन की भावना बहुत ज्यादा होती है। तीसरा क्या है इसके अंदर, तीसरा है, देखिए सबसे मुख्य विशेषता, लेजेज फेयर, हस्तक्षेप की नीति। वैसे ये फ्रांसीसी शब्द है लेजेज फेयर। लेजेज फेयर का मतलब क्या है, सरकार व्यावसायिक मामलों में बाजार अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अर्थात फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अकेला छोड़ देना। और पर इसे इकोनॉमिक्स में क्या है, लेजिज फेयर का मतलब होता है कि सरकार कोई हस्तक्षेप, व्यावसायिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये लेजिज फेयर की है। ठीक है। तो ये बाजार अर्थव्यवस्था के हैं, परंतु इसी बाजार अर्थव्यवस्था से आधुनिक काल में दो इकोनॉमी रूप और उभर कर आए। ये बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही है। कौन से हैं? इसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक आया पूंजीवाद, दूसरा रूप आया मुक्त बाजार व्यवस्था। मुक्त बाजार व्यवस्था, पूंजीवाद कैपिटलिज्म, और मुक्त है फ्री मार्केट। जो मुक्त बाजार व्यवस्था में क्या आ जाएगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है। और पूंजीवाद क्या है, कैपिटलिज्म। दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। देखिए पूंजीवाद में क्या है, पूंजीवाद में जो मुख्य विशेषता है वो मेरे धन का निर्माण, जो वेल्थ है उसका क्रिएशन होता है, धन का निर्माण होता है। पूंजी और उत्पादन के कारणों पर स्वामित्व केंद्रित रहता है। स्वामित्व का मतलब है कि ये कोशिश करता है कोई संस्थान कि जो पूंजी के सारे साधन हैं और उसका जो मालिकाना है उत्पादन पर एक विशेष व्यापारिक घराना हो, एक विशेष व्यक्ति हो, उसी का ही स्वामित्व होता है। मतलब कि ये नहीं कि पब्लिक का स्वामित्व नहीं होता, आम जनता का कोई उस पर हक नहीं होता है। क्योंकि पूंजीगत साधनों पर, पूंजी का मतलब जो उत्पादन में सहायक है, मशीनरी है, जमीन है, और भी बहुत सारे हैं, चीजें हैं, वो सब चीजों पर किसका है, एक व्यक्ति का या एक विशेष व्यापारिक घराने का उसका राइट होता है। और शेष जो बात आती है उसमें धन का निर्माण है। ठीक है। मतलब पूंजी पर, उत्पादन पर एक ही विशेष परिवार का या व्यक्ति का या व्यापारिक घराने का कब्जा होता है। आम जनता का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है। उसे हम बोलते हैं पूंजीवाद। एक और बात है कि पूंजीवाद के अंदर सरकार थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकती है, थोड़ा बहुत, हालांकि ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकती है। परंतु वही मुक्त बाजार व्यवस्था में सब चीज पूंजीवाद जैसी है।
बस मुक्त बाजार व्यवस्था में क्या होता है कि पूरा का पूरा मुक्त बाजार व्यवस्था पूर्ति और मांग पर डिपेंड करता है और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यह है मुक्त, मतलब इसमें क्या है, इसमें तो यह है जो पूंजीवाद के अंतर्गत एक तो धन व धन का स्वामित्व, दूसरा पूंजीगत जितने भी साधन हैं और उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन सब पर व्यक्ति का या एक व्यापारिक घराने का अधिकार हो जाता है। मतलब ये कहिए पब्लिक का उस पर कोई स्वामित्व नहीं होता, कोई हक नहीं होता है, वो पूर्णतः उन पर ही डिपेंड करता है। मुक्त बाजार व्यवस्था, दूसरा पूंजीवाद में थोड़ा बहुत सरकार क्या है हस्तक्षेप कर सकती है, परंतु मुक्त बाजार व्यवस्था में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। दूसरा, मुक्त बाजार व्यवस्था के अंतर्गत जो शक्ति काम करती है, मतलब जो इस व्यवस्था को रेगुलेट करती है, नियामक संस्था जो रेगुलेट करती है वो है डिमांड एंड सप्लाई। कौन सी शक्ति करती है नियंत्रित? डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति से ही मुक्त बाजार व्यवस्था कंट्रोल होती है। अब क्या है, देखिए इस बाजार अर्थव्यवस्था के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज की हम बात करें, देखिए मैंने अभी इसमें एक चीज आपको बताई, कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता। जब प्रतियोगिता होगी दो उत्पादनकर्ताओं के बीच में, दो या तीन या चार, तो उनकी सदैव कोशिश ये रहती है कि हम ऐसी टेक्निक, ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करें जिससे कि कम से कम लागत आए और हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट मिले। कम से कम लागत तभी आ सकती है कि जब उसमें अच्छी तकनीक का इस्तेमाल हो। अच्छी तकनीक इसे बोलते हैं इनोवेशन। तो क्या होता है कि बाजार अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता में लीड लेने के लिए, आगे निकलने के लिए इनोवेशन का सहारा लिया जाता है, जिसे बोलते हैं नवाचार। अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, अच्छी मशीनरी का इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या है कि ये कई चीज़ों का क्या है, इसमें लाभ हो जाता है। एक, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि श्रमिक काम पर लगा रखे हैं, तो उन जो श्रमिकों की एफिशिएंसी है उसका हम अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि जो हमारी जो श्रम पावर है, जो श्रम ज्ञान है, उसका हम अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या है, उत्पादन उत्तम क्वालिटी का होगा। तो ये तो क्या हो गए, इसके एडवांटेज हो गए। परंतु बाजार अर्थव्यवस्था के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, मतलब कुछ इसके दोष भी हैं। दोष में क्या है, कहीं एक ही व्यक्ति जिस पर पूंजीगत क्षमता बहुत ज्यादा है उसकी मोनोपोली भी हो जाती है। मोनोपोली, जैसे मैं आपको बताऊं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से भारत में आई थी, उसे पर्याप्त राइट दिए थे वहाँ की कंपनी ने, वहाँ की सरकार ने, और उसे यहाँ व्यापार करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। परंतु उसने यहाँ धीरे धीरे आके क्या प्राप्त कर लिया, मोनोपोली, और उसी मोनोपोली के बल पर उसने पूरे देश पर अधिकार भी कर लिया। ऐसी क्या होती है कि कुछ ऐसी व्यापारिक घराने होते हैं या कोई ऐसी संस्था भी हो सकती है कि जिस पर बहुत ज़्यादा पूंजी हो, बहुत ज़्यादा अच्छी दक्षता हो, तो वो मोनोपोली भी ग्रहण कर सकती है। एक मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, एक अधिकारीवाद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोली, उसका ही राइट उस पर हो सकता है। दूसरा क्या है, अभी बताया था, क्योंकि धन पर कुछ ही व्यक्तियों का अधिकार हो जाता है, जिससे कि कुछ व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा समृद्ध हो जाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा गरीब, और अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। जैसे कि अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था, तो उसमें क्या था कि भारत के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति बने हैं, परंतु देश के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब भी हैं, गरीबी भी बहुत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ बाजार अर्थव्यवस्था है उसका ही ज़्यादातर रूप है, तो वो क्या कर रही है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ा रही है। और ये अमीर और गरीब के बीच की खाई देश में, समाज में बहुत बड़ी समस्याओं को जन्म देती है, जिसमें अलगाववाद भी पनप जाता है, अराजकतावाद भी पनप जाता है, कई समस्याएं आ जाती हैं। तो मैं इसे बाजार अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मानता हूँ। दूसरा ये है
कि देखिए, जब अमेरिका ने भी बाजार अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इंग्लैंड के थे एडम स्मिथ, बाजार अर्थव्यवस्था अधिकतर उनकी ही देन है, उनकी ही किताब थी वेल्थ ऑफ नेशंस। तो उससे ही सबसे पहले ये चीज़ उभर कर आई थी कि बाजार अर्थव्यवस्था के लिए तो अमेरिका ने, पश्चिमी यूरोप ने सबसे पहले इसको अपनाया था। और इसी बाजार अर्थव्यवस्था के कारण 1929 में 1929 में महान मंदी आई थी, ग्रेट रिसेशन आया था, महान मंदी बहुत ज़्यादा, और लोग बेरोजगार हो गए थे। वैसे भी बाजार अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या बेरोजगारी है बाजार अर्थव्यवस्था की, और ये इतनी हुई कि लोगों की जो खरीदने की क्रिया शक्ति है वो बिल्कुल खत्म हो गई, बहुत कम हो गई। उत्पादनकर्ताओं का माल जो बन रहा था, जो बनाकर बेचना चाह रहे थे, वो बिकने बंद हो गए थे। जब बिकने बंद हो गए तो फैक्ट्रियां बंद होने लगी, लोग बाग बेरोजगार होने लगे, और जो है और उत्पादन जो तैयार था वो और कम बिकने लगा। तो इससे क्या हुआ कि फैक्ट्रियां बंद होने लगी, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, लोगों की क्रिया शक्ति गिरती चली गई, जिससे कि एक महान मंदी का दौर आ गया। इस दौर में उसमें पश्चिम यूरोप भी प्रभावित रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोवियत संघ के अंदर उस समय, आज का रूस उस समय सोवियत संघ था, वहाँ पे एक अलग व्यवस्था थी, वहाँ पे पूंजीवाद नहीं था, बाजार अर्थव्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ ये समस्या नहीं है। तो फिर क्या था, कीन्स एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि थोड़ी व्यवस्था जो है हमें समाजवाद की भी, मतलब कुछ चीज़ें हमें समाजवाद की भी ले लेनी चाहिए, और बाजार अर्थव्यवस्था भी, मतलब दोनों को मिक्स कीजिए, और उनसे ही हम इस मंदी के दौर से निकल सकते हैं। इसका मतलब कि हमें कुछ व्यवस्था समाजवाद की लेनी है और कुछ बाजार की लेनी है, दोनों को मिक्स करके ही हम उस मंदी के दौर से बाहर आ सकते हैं, ये कीन्स ने कहा था। और तब सरकार ने थोड़ी, हर देश की गवर्नमेंट ने थोड़ा हस्तक्षेप की नीति अपनाई, थोड़ा कंट्रोल करा बाजार को, और उसमें ये कोशिश करी कि जो लोग गरीब हैं, गरीब क्या कहिए कि जो आम जन हैं, उनकी भी थोड़ी क्रिया शक्ति बढ़े, क्योंकि जब तक उनकी क्रिया शक्ति नहीं बढ़ेगी, परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तब तक वे बने हुए उत्पादन को खरीद नहीं सकते, और उत्पादन यदि बिकेगा नहीं तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो आगे चलेंगी नहीं और रोजगार निकाले नहीं। तो तब सरकार ने थोड़ी लेजिज फेयर की नीति को ढील दी और कुछ समाजवाद के विशेषताओं को अपने में शामिल करा, जिससे एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, जिसका हमारे देश में अभी भी प्रचलन है।